Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agrawal. So most of you must be knowing about me because you must have received an audio clip from our office and it is given on the website also. Regarding my educational qualifications, I did my math honors from University of Delhi with the top rank, and then I did MSc in Operations Research again with the top rank, and then I did PhD in software reliability from University of Delhi. And that was way back in 1994, and then I went way back in 1990, and then I went to USA and came back to India in 1994 and started with this organization, Sanmix. And this is not the only thing we are into, but जो ट्रेनिंग सेगमेंट है दैट इज दिस सेगमेंट सैनमिक्स इंडिया जो 1994 में हम लोगों ने शुरू करा था। तो 1994 में उस समय जो बहुत प्रेस्टिजियस एमसीएस हुआ करते थे, one was IIT Roorkee, other was Delhi University, then JNU, then University of Pune, and all those type of high-notch MCAs. तो 1994 दिसंबर में मैं वापस आया था। उस समय मैंने शुरू करी अपनी क्लासेस एंड आई गेव एडमिशन ओनली टू 18 स्टूडेंट्स दैट ईयर बिकॉज DUMCA was in the month of DUMCA was. So somebody is asking, so I would suggest that you ask me things after I complete. आपके जितने भी डाउट्स हैं I'll take up after the lecture is over. ठीक है ना? तो बीच में वो डाउट्स में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, बट ऑब्वियसली हम देखेंगे। डाउट किसी ने पूछा IIT रुड़की में अभी भी एमसीए होता है क्या? नहीं, IIT रुड़की में अभी एमसीए नहीं होता। IIT रुड़की ने बंद कर दिया है। तो IIT रुड़की, DU, JNU, इनमें जो सिलेबस होता था दैट वाज ग्रेजुएशन टाइप ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच वाज क्वाइट चैलेंजिंग। अभी भी चैलेंजिंग है, बट नाउ दे हैव कंबाइंड इट। एक निमसेट होता है और दूसरा CUET होता है। ये दो एग्जामिनेशंस हैं जिसमें इंडिया के ज्यादातर कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशंस होते हैं एमसीए कोर्सेज में। तो 1994 क्योंकि उस समय मार्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन था, तो दिसंबर में मैं वापस आया था। आई गिव एडमिशन ओनली टू 18 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ 18 15 वर सेलेक्टेड दैट वेरी ईयर, एंड आफ्टर दैट एवरीबॉडी वाज अवेयर ऑफ Sanmix India and everybody wanted to join this organization. So we have around experience of 30 years. बीच में कोविड के टाइम हमने 2-3 साल के लिए बंद करा। I was in US, I was on some academic project. तो उस समय हमने इसे बंद करा and then we have restarted it again. At that time also, I was honing my skills. I have done my masters in applied psychology also along with this PhD in software reliability, जिससे counseling के skills और develop हो सकें. So this is about my academic background. My PhD was in software reliability, means to decide when a software is to be released और कितने bugs के साथ उसे release करना है. So that is the job which I am doing with my students also. कि हमें पता है कि students को किस level तक prepare करना है जिससे वो select हो सके, जिससे वो अच्छे rank के साथ select हो सके। Select होने से ज़्यादा select होना तो important है ही, but ज़्यादा important ये है कि किस rank के साथ आप select होते हैं, क्योंकि rank decide करता है कौन सा institution आपको मिलेगा और वो decide करता है कि आपकी placements कैसे होंगी, आपकी professional growth कैसी होगी। तो सैनमिक्स में जो ओवरऑल अप्रोच रखी गई है कि हम आपको पढ़ाएंगे, एंट्रेंस के लिए तो पढ़ाएंगे ही साथ साथ, बट उसके साथ ही क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो आप में स्किल्स होनी चाहिए वो भी हम साथ साथ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे, वी विल आस्क यू टू क्रैम दोस क्वेश्चंस अलोंग विद देयर आंसर्स और विदाउट नोइंग द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, तो हम आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको क्वेश्चंस देखते आंसर याद आ जाएंगे, बट साथ ही साथ आपको उसका लॉजिक भी पता होगा। सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंट इन सैनमिक्स, कि जो स्टडी होगी दैट विल बी मोर लॉजिकल, कि हम लॉजिक को यूज करेंगे मैथमेटिक्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मैथ्स इज बेसिकली डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक ओनली। तो वो सब चीजें आज की क्लास में भी आपको पता चलेंगी। आई विल गिव यू सम मोर लेक्चर्स जिसे आप अटेंड कर सकते हैं, और हमने ये लेक्चर्स इसलिए रखे हैं आप सबके लिए कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी कभी भी आके ज्वाइन कर ले और थोड़े दिन के बाद वो डिससेटिस्फाई हो जाए। तो व्हाट वी वांट, you first experience us. If you feel satisfied, then you join us. Otherwise, not an issue. तो अल्टीमेटली हमें डिसाइड करना है दोनों साइड की। आई हैव आल्सो टू सी कि आप में डिटर्मिनेशन कितनी है, और आपको ये देखना है कि आपको यहाँ से ट्रेनिंग कैसे मिलती है। तो सो इट शुड बी म्यूचुअल, दोनों तरफ से डिसीजंस होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद दिस सीरीज ऑफ फ्री क्लासेस दैट एनीबॉडी कैन कम एंड जॉइन दीस क्लासेस प्रोवाइडेड ही और शी इज सीरियस। लैंग्वेज में दोनों ही यूज करूंगा, इंग्लिश और हिंदी। पूरी तरह से हिंदी में भी पढ़ाया जा सकता है, पूरी तरह इंग्लिश में भी पढ़ाया जा सकता है, बट दोनों लैंग्वेजेस का एडवांटेज है। आपको हिंदी में ज्यादा समझ आता है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जो साथ साथ मैं रिपीट करूंगा इंग्लिश में आप उसे भी सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपको ग्लोबल एरिना में करना है। जितने सैनमिक्स में मैंने पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स इतने सालों में, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1994, उसमें से मेजॉरिटी इज आउटसाइड इंडिया। तो जो एड ऑन, जो एक एडिशनल लैंग्वेज है वो आपको हमेशा एडवांटेज देती है। तो कोशिश ये करनी है, तो इसलिए मैं दोनों रिपीट करता हूँ। लाइक मैं हिंदी में भी बोलूंगा, फिर मैं उसे इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा।
जिससे आप सुन सकें और आप उसे समझ सकें। स्पीड आप कभी भी बता सकते हैं मुझे कितने लेवल पे रखनी है, वो तो धीरे धीरे जब आपको पढ़ाते हैं, आपसे इंटरेक्ट होते हैं, तो आइडिया लग जाता है कि बैच को किस स्पीड पे टीच करना है। बट स्पीड हमेशा कंफर्टेबल रखी जाती है, बट इतनी भी स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए कि आपको उबासी आने लग जाए या आपको नींद आने लग जाए, क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो सो के और उबासी लेते हुए क्लियर नहीं करा जा सकता। इट्स नॉट ए कॉलेज एग्जाम, इट्स अ कॉम्पिटिशन। और मेरे ख्याल से अब सबको आइडिया होगा कि कॉलेज एग्जाम और कॉम्पिटिशन में फर्क क्या होता है। कॉलेज एग्जाम में एक सेट ऑफ सिलेबस है, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन यू गेट मार्क्स मे बी 60%, 70%, 80% और 90%। एंट्रेंसेस है, एंट्रेंस इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। जब आप किसी एंट्रेंस में अपीयर होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको एलिमिनेट करा जाए, क्योंकि अपीयर हो रहे हैं 50,000 लोग, सेलेक्ट होने हैं 500 लोग, तो इट इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। दे वांट टू एलिमिनेट यू। बट यदि आप एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हमें बेसिकली ये सोचना है कि कैसे कोई हमें कहीं से धक्के दे के बाहर निकाल रहा है और हम वहां अड़े हुए हैं कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, वो अप्रोच होनी चाहिए कंपटीशन के लिए। उतना मेंटल स्ट्रेंथ हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी। इसलिए सैनमेक्स में काउंसलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। खाली ये नहीं है कि आएंगे आपको सेट थ्योरी पढ़ा देंगे, वेक्टर्स पढ़ा देंगे, कैलकुलस और इंटीग्रेशन कैलकुलस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉजिक, इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस पढ़ा देंगे खाली। उसके साथ आपको मेंटली प्रिपेयर करना कि आप एडवर्स सिचुएशन में कैसे डील कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन है और एंट्रेंस है, कुछ नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे आएंगे। आप कितना भी प्रिपेयर करके जाएं, आपको एडवर्स सिचुएशन से डील करना आना चाहिए, और उसके लिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो वो कोशिश करी जाती है पूरी की पूरी यहाँ पे काउंसलिंग से कि आपको उस लेवल तक स्ट्रांग करा जाए कि आप सिचुएशंस को डील कर सकें। एक बहुत सिंपल सी सिचुएशन देखिए कि कोई स्टूडेंट है जो टॉपर है, सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि यूनिवर्सिटी टॉपर है, बट थोड़ा सा इमोशनली वीक है, और वो एग्जामिनेशन देने गया, पहले पेज पे उसने, अब तो खैर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसने स्क्रीन खोली, पहली स्क्रीन पे उसे जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उसमें से सपोज उसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ऑल्दो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बट इट्स अ कॉम्पिटिशन, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। अब यदि वो इमोशनली वीक है तो होगा क्या कि उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, जैसे होता है ना, एकदम हार्ट सिंक करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, औरों को भी उससे एक्सपेक्टेशन है, ही इज कंसीडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन, बट उसे पहले पेज पे, पहली स्क्रीन पे दिखाई देता है कि उसे वो क्वेश्चंस नहीं आते, तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा सा डाउन फील करेगा। और यदि वो इमोशनली वीक है तो वो घबराएगा, और घबराएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी वो फेयर माइंड के साथ नहीं सोच पाएगा। बट उसकी जगह दूसरी जगह लीजिए कि एक मीडियोकर स्टूडेंट है जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, या उसकी ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग इस तरीके से हुई है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है एडवर्स सिचुएशन को डील करने के लिए। अब वो गया एग्जामिनेशन में, पहली स्क्रीन पे उसने देखा क्वेश्चंस आए, उसे एक भी क्वेश्चंस नहीं आता था, ही इज क्वाइट कूल, वो सोचेगा हमने कौन सा इतना पढ़ा है, मतलब इट्स जस्ट अ जोक कि मैंने कौन सा इतना पढ़ा है कि मुझे आता होगा, और वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता है, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उसे एडवर्स सिचुएशन से डील करना आता है, क्योंकि 100% पेपर तो किसी को भी नहीं आ सकता। इवन ए टीचर कैन नॉट डू 100% ऑफ द पेपर इन द गिवन टाइम। 120 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं निमसेट में 120 मिनट में, मतलब ऑन एन एवरेज 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है। उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है एंड आंसर करना है। तो इट मींस यू हैव टू बी फास्ट इनफ, फास्ट भी होना है। बट जो मैं मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा था कि सपोज अब ये मीडियोकर स्टूडेंट है बट इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, ट्रेन इस तरीके से हुआ है, पहले पेज पे उसे नहीं आता, वो दूसरे पे देखेगा, और ऐसे करते करते वो सारे क्वेश्चंस में से उन क्वेश्चंस को कर पाएगा जो उसे एक्चुअली आते हैं, क्योंकि उसका स्टेबल माइंड सेट है, इज नॉट कंफ्यूज्ड, ही इज नॉट टेंस्ड, ही इज नॉट डिप्रेस्ड। तो आप ये देखिए, जिसको सारा कुछ आता था और वो एक थोड़ा सा वीक होने की वजह से वो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाया घबराहट में, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना, आप एक बारी घबरा गए तो घबरा ही गए, लॉजिक है एक बारी गलत सोचने लग गए तो सोचने लग गए एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हमारा बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहता है यहाँ पे। और इसलिए मैंने बताया कि इतनी सारी क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी मैंने फॉर्मल क्वालिफिकेशंस ली, मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, कि जिसके उसके भी ट्रिक्स हम यूज कर सकें, उन चीजों को भी हम यूज कर सकें आप लोगों के साथ। तो अभी हम और क्लास में सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, खाली ये डिस्कशन क्लास ही नहीं है, आई विल डू सम लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स विद यू, आपको दिखाने के लिए कि हो सकता है कि जिस तरह से आप उसे सोच रहे हो वो सॉल्यूशंस अभी गलत आ रहे हो, तो उन्हें किस तरीके से सोचना चाहिए, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट जैसे कि मैंने स्ट्रांग माइंड की बात करी कि माइंड सेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए और आपको एंट्रेंसेस को क्लियर करना है, तो मुझे अपने स्टूडेंट से 3 चीजों की जरूरत है
जो बहुत जरूरी है उनके सिलेक्शन के लिए। सबसे पहली है डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। एंट्रेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक उठाया और पढ़ने शुरू कर दिया। यू हैव टू मेक एन स्ट्रेटेजी। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा चीजों को कि चीजें किस तरीके से आपको करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन टू सक्सीड? मींस बी वेरी वेरी पॉजिटिव। बी वेरी वेरी पॉजिटिव। अभी वेरी वेरी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि बहुत सिंपल सी सिचुएशन हम लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट है, उसका 3-4 एंट्रेंसेस में रिजेक्शन हो गया। अब 3-4 एंट्रेंसेस में भी उसका रिजेक्शन हो गया और फिर भी वो 5th के लिए ट्राई कर रहा है विद द सेम जील। ही इट मींस ही इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट हिज सिलेक्शंस। तो पॉजिटिविटी का मतलब है आपको ये नहीं कहना है कभी भी कि मैं ट्राई कर रहा हूँ एमसीए के लिए। आपको खाली ये करना है मैं एमसीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और हर दिन आपको सुबह उठने पे सोचना है कि मुझे आज कुछ और ऐसा करना है जिससे मैं अपने गोल की तरफ बढ़ सकूं। एक सिंपल वे में हम पॉजिटिविटी का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि हम सब सोशल मासेस हैं। लाइक हम सबको भीड़ में रहना है। वी हैव टू लिव विद द मासेस। बट मासेस के साथ दो तरीके से रहा जा सकता है। एक, भीड़ लगी हुई है, आप जाके उसे ज्वाइन कर लें। और दूसरा, जहां आप खड़े हो वहां भीड़ लग जाए। तो ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग सेकंड टाइप का पर्सन बनना चाहते हैं कि आपकी इतनी शख्सियत हो, आपको इतना रिकॉग्निशन हो, इतनी फेम हो कि लोग आपके साथ खड़ा होना पसंद करें, ना कि ये कि आप औरों को जाके ज्वाइन करें। बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी बर्थ से नहीं होता। इवन न्यूटन भी बहुत क्रिटिसाइज होता था पहले कि वो कम सोच सकता है, कम उसका दिमाग है, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं। तो ट्रेनिंग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो पॉजिटिविटी का मतलब है आपको इतना पॉजिटिव थॉट रखनी है दैट यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हमेशा सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है लाइक आप औरों से बेटर वे में सिचुएशन को डील कर सकें। आप हर ऑर्डिनरी इंसान की तरह सिचुएशन को देखें, ऐसा नहीं हो। आप उनसे बेटर वे में उसे देख सकें, उसे डील कर सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी सुपर इंटेलिजेंट, आई एम सिंपली सेइंग यू शुड बी extraordinary. So that is the first thing I expect of my students if you really want to be selected. Be very, very positive. Always feel that yes, I'll be able to clear this MC entrance, and not just clear, but secure a very good rank, because rank decides my future, my fortune. So that was the first point, okay, which I want from you. Second is willingness to acquire knowledge. और ये कोई फट्टेबाजी नहीं है। ये सब वो चीजें जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी अपनी लाइफ में, या जो हम लोग इस तरह से ट्रेन हुए या हमने औरों को ट्रेनिंग दी, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। क्योंकि सबसे पहले थॉट प्रोसेस तो डेवलप करना है ना, खाली मैथमेटिक्स या और चीजें करके कुछ नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। विलिंगनेस टू एक्वायर नॉलेज मीन्स व्हाट? अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कौन सी वाली नॉलेज की बात कर रहे हैं। एवरी नॉलेज, एवरी टाइप ऑफ नॉलेज, और रेलेवेंट नॉलेज। अब आप ग्रेजुएशन के बाद इस एंट्रेंस को देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, आप 3rd ईयर में तब आप देते हैं। अब एवरी टाइप ऑफ नॉलेज तो सिंपली अब आप क्रॉस कर दीजिए। अगले 7 महीने के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एवरी टाइप ऑफ नॉलेज। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट नॉलेज विच इज हेल्पिंग मी, विच विल हेल्प मी टू क्लियर माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसलिए बहुत वास्ट टर्म में हम नॉलेज नहीं यूज करेंगे। नॉलेज मीन्स टारगेटेड नॉलेज, मीन्स इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी समथिंग which will be helpful for my entrance examination. अभी डिसाइड कैसे करें? हाउ टू डिसाइड व्हाट इज रेलेवेंट नॉलेज, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। दैट इज वेयर आवर रोल कम्स, कि हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं कि आपको किस तरह की नॉलेज, किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को करना ही नहीं है, किस तरह से टैकल करना है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए लॉन्ग मेथड्स भी होते हैं, शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं, बट व्हेन टाइम इज इंपॉर्टेंट, जब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, देन ऑब्वियसली स्पीड मैटर्स। तो वो रेलेवेंट नॉलेज। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने 12th में एक बहुत बड़ी बुक पढ़ी होगी। आई वोंट नेम एनी बुक, बट शर्मा की एक बुक होती थी, बहुत ही बड़ी मोटी सी बुक, ओके। बहुत सबको देख, आप जब उस बुक को पढ़ते थे तो ऑब्वियसली घर वाले तो खुश रहते ही थे कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। बट हम एक बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि यदि हम एंट्रेंस के लिए उस एक बुक को करना चाहें, खाली मैथमेटिक्स की 4 टॉपिक है मेरे पास, मैथ्स,
लॉजिक, कंप्यूटर्स, इंग्लिश। यदि मैं खाली इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट निमसेट राइट नाउ, ठीक है ना, एनआईटीज में एडमिशन के लिए यदि मैं बात करता हूं, तो ये 4 टॉपिक्स हैं मेरे पास। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मैथमेटिक्स की हाईएस्ट वेटेज होती है। 1000 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मैथमेटिक्स 600, लॉजिक इज 240 and computers is 120 and English just 40 marks, which makes it 1000 marks. और 1000 में से आप 700 750 से लेके यदि 500 600 तक ले आते हैं मार्क्स, देन ए वेरी गुड सीट इज एश्योर्ड। तो 100% आपको एक अच्छी जगह एंट्रेंस मिल जाएगा। आप देखिए 1000 में से 550 या 750, तो यदि हम इसी को टारगेट कर लें, खाली मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से कर लें और लॉजिक को अच्छी तरह से कर लें, इट कम्स आउट टू बी 840। थोड़ा सा हम इसे भी कर सकते हैं 120 कंप्यूटर्स, क्योंकि काफी लोग, ज्यादातर लोग कंप्यूटर्स वाले होते हैं और इसमें कंप्यूटर आता भी बहुत एलिमेंट्री टाइप का है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, कंप्यूटर बेसिक्स। आप में से जिन लोगों को सैनमेक्स से मैसेजेस गए हुए, उन्हें 5 फाइल्स पोस्ट करी गई थी जिनमें हमने डिटेल सिलेबस दिया है व्हाट्सएप पे, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम दी है, सीट मैट्रिक्स दी है कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं। उसके अलावा हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की वेटेज दी है और साथ ही साथ रैंक्स दिए हैं कि किस रैंक पे कौन से निमसेट में एडमिशन हुआ है। और टाइम टू टाइम आगे भी हम ऐसी इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे, जैसे 2023 का निमसेट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी भेजेंगे अभी स्टूडेंट्स के पास। और स्टूडेंट्स का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे एनरोल्ड हैं जब भी हम भेज रहे हैं, तो भेज ही रहे हैं, बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू हेल्प। बट हाँ, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें उससे एडिशनल बहुत सारी चीजें होनी है। जो नहीं ज्वाइन कर, जो खाली वैसे ही पढ़ रहे हैं अपने आप भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको हम ये सब सप्लाई करते हैं थोड़ी बहुत चीजें। ओके, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया कि यदि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं तो व्हाट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट, कि उस केस में क्या क्या एडवांटेजेस आपको हो सकते हैं। तो मैथ्स हो गया 600 मार्क्स का, लॉजिक 204 का। तो थोड़ी देर के लिए यदि मैं खाली मैथ्स के कंसिडरेशन की बात करता हूँ, इफ आई टॉक सिंपली अबाउट मैथमेटिक्स, छोटे, आप यदि उस बुक की बात करते हैं जो मैंने 12th की बुक ली मैथमेटिक्स की, और सपोज उस एक बुक में 10,000 प्रॉब्लम्स है, सिंपल सी कैलकुलेशन हम करते हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं, कैलकुलेशन करनी चाहिए हमें। सपोज एक उस सिंपल सी बुक में, जो मोटी सी बुक आप लोग 12th में पढ़ा करते थे, आप लोगों को पता भी होगा नाम, 10,000 प्रॉब्लम्स हैं। ऑन एन एवरेज यदि मैं 6 मिनट एक प्रॉब्लम पे लगाता हूँ, जबकि मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम 6 मिनट में नहीं हो सकती, कुछ प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 60,000 मिनट्स। ओके, अब 60,000 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड कर दें, इट कम्स आउट टू बी 1000 आवर्स। 1000 आवर्स को आप 24 से डिवाइड कर दें, तो ऑब्वियसली आप पे अंदाजन 42 43 45 40 डेज मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के करीब मान लेते हैं। बट 40 जब आते हैं जब हम 25 से डिवाइड करते हैं, बट एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसका मतलब यदि आप डे नाइट पढ़ते हैं, 24 के 24 घंटे पढ़ते हैं, तब भी आपको इन 10,000 प्रॉब्लम को एक बारी करने के लिए 40 डेज चाहिए। और 24 घंटे यदि आपने पढ़ा 40 दिन तक, तो ऑब्वियसली एमसीए में तो सिलेक्शन नहीं होगी, बट घर वाले भी नहीं रख पाएंगे, और घर वाले रखने भी चाहेंगे तो पड़ोसी नहीं रखने देंगे। You getting what I am saying? Means you'll have to go to a mental asylum. क्योंकि 24 घंटे रोज 40 दिन, इसका अंदर 40 दिन पहले आपने शुरुआत करी, 40 दिन बाद आप अपनी सीट से उठ रहे हैं खाली। इट मीन्स यू कैनॉट बी ए नॉर्मल ह्यूमन पर्सन आफ्टर 40 डेज। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम 8 घंटे की एवरेज निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये बन गया 120 दिन। 120 दिन का मतलब 4 महीने। इट मीन्स यदि खाली एक बुक को आप करते हैं अपने आप 10,000 प्रॉब्लम्स, कि आपको नहीं पता कौन सी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया, हाँ भाई ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक से कर लो, या ऐसी ही किसी और बुक से कर लो, 10,000 प्रॉब्लम्स हैं, आपको 4 महीने लग जाते हैं इन प्रॉब्लम्स को एक बारी करे हुए। बट आप में से जितने लोगों ने भी मैथमेटिक्स करा है, क्या आपको लगता है कि एक बारी करी हुई प्रॉब्लम को आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे? यू हैव डन इट ओनली वंस। इसका मतलब जब आप 10,000वीं प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे, जब तक आप 5,000वीं प्रॉब्लम भूल चुके होंगे। सो इसलिए मैथमेटिक्स में रिवीजन इज ए मस्ट। मैथमेटिक्स इज नथिंग विदाउट रिवीजन। तो यदि आप उससे एडवांटेज उठाना चाहते हैं, तो यू शुड बी एबल टू रिवाइज, यू शुड हैव रिवाइज्ड इनफ। तो इट मींस अप्रोच क्या रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, हमारे हिसाब से अप्रोच क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच? तो इस केस में अप्रोच क्या होगी? 10,000 प्रॉब्लम्स वंस और 1,000 प्रॉब्लम्स 10 टाइम्स।
ठीक है ना। आप लोग सामने मेरे बैठे होते ऑफलाइन में तो मैं आपसे पूछता, आपसे आंसर लेता इसके। अभी हम बार बार ये आंसर्स लेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस होगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी, तो इसलिए ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, पहले आप सुनिए, उसके बाद आप सारे डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं साथ साथ। और आप चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं इसमें भी बीच बीच में बताने के लिए या देखने के लिए। तो ऑब्वियसली 1000 प्रॉब्लम आप सब एग्री करते होंगे कि 10,000 प्रॉब्लम एक बारी करने से अच्छा है 1000 प्रॉब्लम्स को 10 बारी करना। 1000 प्रॉब्लम्स को 10 बारी करने का मतलब है कि प्रॉब्लम भी आपको याद है, सोल्यूशन भी आपको याद है, आंसर भी आपको याद है। तो इट मीन 1 मिनट से भी कम टाइम में आप उस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। बट ये 1000 प्रॉब्लम्स बताएगा कौन, कौन सी करनी है? हु विल टेल यू दीज 1000 प्रॉब्लम्स? और ऐसे नहीं कि सीक्वेंस में देगा, कौन मिक्स कर करके आपको पेपर्स के साथ डाल के या वर्कशीट्स में डाल के कौन आपको ये 1000 प्रॉब्लम देगा? सो दैट विल बी आवर रोल। From 10,000 we have to bring you to 1,000 so that you can practice those 10,000. एंड ये खाली फिगर्स है, न्यूमर ऐसे ही आइडिया के लिए। 1000 का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली 1000 होंगी, so ज्यादा भी हो सकती है, बट वो प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को करने से हमें बेनिफिट है अल्टीमेटली। इसलिए शुरू में मैंने बोला कि हमें हर तरह की नॉलेज नहीं चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एवरी टाइप ऑफ नॉलेज, वी आर इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल नॉलेज। वी आर इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल नॉलेज, नॉलेज विच इज मीनिंगफुल फॉर अस फॉर द टाइम बीइंग। तो पहला हो गया हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। दूसरा हो गया आई शुड नो व्हाट टू डू। आई शुड नो व्हाट टू डू, और मुझे कंटेंट रहना आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो जितना भी कुछ कर रहे हैं, यदि उनका स्टूडेंट दोस्त कोई और किताब हाथ में लिए बैठा हो तो उन्हें लगता है कि हाँ दूसरी किताब में जरूर कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं आता। तो आपको कंटेंट रहना सीखना होगा, आपको सेटिस्फाइड रहना सीखना होगा, आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग है। बुक्स भरी पड़ी है मार्केट में, आप कितनी बुक्स करेंगे? अगेन वही प्रोसेस आ जाएगा, ये 10,000 प्रॉब्लम वाला प्रोसेस था। यू विल हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम अगेन। ओके, तो वो सारी चीजें एक मिनट, समबडी वांट्स टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करवाने दीजिए प्लीज। हाँ, तो वो सारी प्रॉब्लम्स दोबारा से आ जाएंगी, तो उन प्रॉब्लम को कोई फायदा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हो गया, आई हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। सेकेंडली, आई शुड बी विलिंग टू एक्वायर नॉलेज एंड आई शुड नो व्हाट नॉलेज आई ought to acquire in the coming months, because the time is very very crucial. And then comes the third point. अब मैं पॉजिटिव भी बहुत हूं, मुझे पता है मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, मुझे पता है कि मुझे स्टार्ट 25 से 30 लाख का लेना है या उससे ज्यादा का लेना है, जो पॉसिबल है यदि आप एक अच्छे एनआईटी में या एक अच्छे एमसीए इंस्टीट्यूट में हो जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे अच्छे मतलब टॉप रैंक। तो मुझे ये पता है कि मुझे एडमिशन लेना है, मैं बहुत डिटरमाइंड हूँ, मुझे नॉलेज भी पता है कौन सी लेनी है, बट मन है कि मानता नहीं, मन है कि करता नहीं काम, कि काम करने का मन नहीं करता। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया डिजायर टू वर्क हार्ड। I'll say out of these three, this is the most important for me, क्योंकि मेरे पास, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है, बट मेरा मन यदि नहीं करता काम करने को, देन खाली सोच सोच के मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एज इफ कि मैं सोचता रहूं और मैं सिलेक्शन हो जाऊं और चीजें अपने आप तैयार हो जाए। तो मैं इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, डिजायर टू वर्क। आप ये सोचिए कि सारी जिंदगी मेहनत करनी है, सारी जिंदगी स्ट्रगल करनी है कि कुछ अच्छी जगह मिल जाए, या इन 7 महीने में जान लगा के मेहनत कर ली जाए कि एक अच्छा रास्ता खुल जाए आपके लिए। ये तो आप ही को डिसाइड करना है। अब डिजायर टू वर्क हार्ड में भी कुछ कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि कितने घंटे रोज पढ़ें, कितने घंटे रोज पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, हाउ मेनी आवर्स। ज्यादातर के दिमाग में क्वेश्चन होता है, मेरे पास जो पेरेंट्स भी काउंसलिंग के लिए आते हैं बच्चों को लेके, तो उन्हें ज्यादातर को यही रहता है पूछना कि सर कितने घंटे पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो कितने घंटे पढ़ने का है क्वेश्चन, जितने ज्यादा से ज्यादा घंटे आप पढ़ सकते हो, मैक्सिमम आवर्स यू कैन डिवोट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग है ग्रास्प करने की। कुछ स्टूडेंट्स 15 मिनट में भी उतना सीख सकते हैं जितना दूसरे को 1 घंटा लगता होगा शायद। तो मेरे ख्याल से एफर्ट्स को क्वांटिफाई नहीं करा जा सकता है। आप एफर्ट्स को क्वांटिफाई मत कीजिए, आप उन्हें काउंट मत कीजिए। आपकी लाइफ है, आपका कैरियर है, आपको पता है कि आपको सेलेक्ट होना है, आपको पता है कि आपको एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप उन्हें घंटों में मत बांधिए, जितना मैक्सिमम टाइम आप निकाल सकते हैं और सब चीजों के साथ। यदि किसी चीज को आप छोड़ सकते हैं तो आप उसे छोड़िए आपके लिए, क्योंकि टाइम की आपको प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि आपके लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए।
बट मैक्सिमम आवर्स आप डिवोट कीजिए, चाहे वो 8 घंटे हो, चाहे 10 घंटे हो, चाहे 15 घंटे हो, चाहे 6 घंटे हो. It's up to you, up to your capabilities. So that was the beginning of my today's lecture, and I consider it to be very, very important because इनके बिना खाली उठा के आपको मैं क्वेश्चन कराने लग जाऊं, that's again will make you a machine. I do not want you to be a machine. I want you to be a human being. क्या आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, आपको रीजंस पता होने चाहिए कि आपने इस चीज को कैसे सोचा, क्योंकि खाली पढ़ाई नहीं करनी है, खाली एडमिशन नहीं चाहिए, बाद में जॉब में भी चाहिए. और जितना आप 3 साल में सीखते हैं एमसीएस में वो सफिशिएंट नहीं होता जॉब के लिए. आपको पता होगा ज्यादातर इंजीनियर्स इंडिया के जैसे डाटा आया है एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो कॉलेजेस में हम सीखते हैं और जो इंडस्ट्री हमसे एक्सपेक्ट करती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है. वो मुझे भी अपने टाइम पे पता चला, तो इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में इनकॉर्पोरेट करा. मैं कई कंपनीज के प्लेसमेंट पैनल्स पे भी हूँ, तो इसलिए हमने अपने लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करा कि आपको साथ ही साथ और चीजें भी सिखाते रहें जो आपको एमसीए में भी हेल्प करें और आपको आपके प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करें, क्योंकि कुछ भी सडन नहीं होता. आप अभी से डेवलप शुरू होंगे तब आप प्लेसमेंट के टाइम तक आपकी थॉट डेवलप हो चुकी होगी लॉजिकल बिल्कुल. तो इट वाज अबाउट दिस. आप लोग पोस्ट पढ़ लीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत पैटर्न्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बट यदि हम थोड़ा सा वैसे ही डिस्कस करें तो निमसेट में जो टॉपिक्स होते हैं, इफ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, इसमें अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, differential calculus and integral calculus, and most important out of these is algebra. 27 marks, 27 questions. Okay, so there's something which is very, very important. और इसमें सभी कुछ आता है. सेट थ्योरी जो आपने ज्यादातर ने पढ़ा हुआ होता है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, बट यदि नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को पढ़िए, बेसिक बुक्स को, और फिर हम हैं वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए. बट अगेन जैसे मैंने कहा कि सीखने की चाहत तो आप में ही होनी चाहिए. आप सीखना चाहेंगे तो आपको हम सिखा पाएंगे, सबको सिखा पाएंगे. कोई भी टॉपिक, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये आपकी प्लेसमेंट्स में बहुत काम आती है. कॉम्बिनेटोरिक्स लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा इज very, very important topic, you know. And then trigo, 2 dimension, 3 dimension, 3 dimension is not there, sorry. So these are the things which I may discuss in some other lecture. but आज कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ करते हैं जिससे आप देख सकें कि चीजों को किस तरीके से सोचना चाहिए. तो हम मिक्सिंग करके चलेंगे, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा मैथ्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे. बट जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो हम टॉपिक वाइज उठाना शुरू करेंगे मैथ्स कि जैसे पहले सेट थ्योरी से टॉपिक हम शुरू करेंगे, सेट के रिलेशन में कॉन्टिन्यूटी से शुरू करेंगे. अब सेट का मतलब ही क्या है, यदि मैं 2 मिनट के लिए आपके साथ डिस्कस करूं. आप सब लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सबसे पहला होता है सेट. अब ये जो जितना भी हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं ये हम डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज करते हैं. कंप्यूटर साइंस में आप यही तो बनाते हैं कि इनपुट के लिए, गिवन इनपुट के लिए आउटपुट क्या है. अब गिवन इनपुट का मतलब है, व्हेन यू टॉक अबाउट गिवन इनपुट इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट सम इंफॉर्मेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट सम इंफॉर्मेशन और डाटा. ठीक है ना. मैं ज्यादातर टाइम इस मैथ्स को कंप्यूटर साइंस से भी रिलेट करके आपको बताता हूं, जिससे आप जब बाद में कंप्यूटर्स में जाएं तो आप उसे रिलेट कर सकें, और अभी भी आता है आपको कंप्यूटर्स तो आप उसे रिलेट कर सकें, और जिन्हें नहीं आता वो सीख सकें. तो हम एक गिवन इनपुट पे आउटपुट निकालते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं. इसका मतलब आई नीड एन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन सिंपली आई कैन से आई नीड ए डाटा. बट अब आप जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, आप कोई भी डाटा ले लेंगे या उस प्रॉब्लम से जो रेलेवेंट डाटा है वो आप उठाएंगे. जैसे आप टीचर्स की बात कर रहे हैं तो आप टीचर्स का डाटा उठाएंगे, आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स का डाटा उठाएंगे, आप इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो आप इंजीनियर्स का डाटा उठाएंगे. तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी डाटा उठा के किसी भी प्रॉब्लम पे लगा देंगे. तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी रेलेवेंट. इंफॉर्मेशन हैज टू बी रेलेवेंट, और इसी रेलेवेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं वेल डिफाइंड. अब सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और उस कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं. कोई तो जगह बनाएंगे ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स. अब देखिए कितना रिलेटेड है, बिल्कुल लॉजिकल है कि आपने सेट पढ़ा ही क्यों सबसे पहले मैथमेटिक्स में, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और जिसे गैदर करेंगे उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे. इकट्ठा करने के लिए आपने जगह बना दी, भाई इसके अंदर डाल दे जो भी तुझे डालना है, इसके अंदर रखता चला जा. सो देयर कम्स द सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. एलिमेंट्स हम बाद में कह सकते हैं, अभी हम ऑब्जेक्ट्स पे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज. तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे मैथ्स को डेवलप करेंगे. ये नहीं कि हम आपको रटने को कहेंगे. वेल डिफाइंड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बता ही दिया गया है. वेल डिफाइंड का मतलब है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. रेलेवेंट मतलब रिलेटेड टू माय सिचुएशन. आई होप यू गॉट इट. ठीक है ना. तो इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. फिर हमने कहा कि यार इसमें तो अरेंजमेंट नहीं है, देयर इज नो अरेंजमेंट. जब आप किसी चीज को इकट्ठा करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि पहले किसे लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे, आपने खाली चीजों को इकट्ठा कर लिया. तो देयर इज नो अरेंजमेंट. बट यदि आप अरेंजमेंट देना शुरू कर जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है मैट्रिसेस का.
So it's everything is so simple and everything is so logical and so related. Like it's not that difficult, you know. मैथमेटिक्स से लोग डरते हैं, बट डरिए मत, आप उसे रटिए मत. आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स को रटने की जरूरत नहीं है. हाँ, जहाँ फॉर्मूलेज हैं वो तो आपको रटने पड़ेंगे ऑब्वियसली. ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं उसके फॉर्मूले रटेंगे, बट हर चीज थोड़ा ना रटेंगे यार. आप उसे लॉजिकली सीखिए कि मुझे डाटा चाहिए, आई एम कलेक्टिंग इट. दैट प्लेस वेयर आई एम कलेक्टिंग इट इज कॉल्ड ए सेट. सपोज आई वांट टू गिव ए पोजीशन टू ईच डाटा. अब अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैंने पोजीशन देनी शुरू कर दी. यहाँ पे मैंने 1 रखा, 2, 3, 4, 5, 6. जैसे ही मैं पोजीशन की बात करने लग गया, इट मींस मैंने अरेंज कर दी चीजें. और जैसे मैंने अरेंज कर दी, मैंने मैट्रिसेस कहना शुरू कर दी. ठीक है, तो इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में जब क्लासेस हम शुरू करेंगे फॉर्मल. देन वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स. बट मैं आपको आइडिया खाली ये दे रहा हूँ कि इट हैज टू बी वेरी वेरी लॉजिकल, जिससे ये चीजें आपको इनकलकेट हो जाए आपके अंदर. मतलब आपको खाली आउटसाइडर की तरह ये ना लगेंगे कुछ आउटसाइड चीजें जो आपको कैरी करनी है अपने साथ. ठीक हो गया. तो सेट, मैट्रिक्स, इसी तरह फिर डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर थियरी ऑफ इक्वेशंस आ जाता है, रूट्स आ जाते हैं, इंडिसेस, सर्ट्स आ जाते हैं. So most of the things will be related and I'll show you what the relation between them is. फिर differentiation आ जाता है. So still students are joining, so let me allow them. Okay, so that was the introduction. but आज बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं करेंगे आज, क्योंकि आपको डेवलप कर रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों से. But I know you will enjoy it whether you join it offline course or you join online course. It is one and the same for us in a way कि हम उतनी अटेंशन से आपको भी पढ़ा रहे हैं, उतनी से ऑफलाइन वालों को पढ़ा रहे हैं. और हाइब्रिड हमने एक फैसिलिटी दी है कि जो लोग वीक डेज में नहीं आ सकते वो 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस कर लें हमारे साथ, और 3 दिन वो हम हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ले ऑफलाइन के साथ वाली. तो ये सारे ऑप्शंस हमने इसीलिए डाले हैं कि स्टूडेंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी क्लासेस अटेंड कर सकें. बट ऑब्वियसली क्वालिटी वुड बी सेम एवरीवेयर. बस ऑफलाइन में ये है कि आपको अभी मैं यहाँ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ, ऑफलाइन में मैं और मेरी टीम आपको सामने खड़े भी दिखाई देगी. अब बीच बीच में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज ले सकता हूँ, जो मैं ऑनलाइन में आपसे नहीं ले रहा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी सबको. इसलिए आपको माइक्स म्यूट करे जाते हैं, और आपको पता ही ऑनलाइन का सिस्टम यही होता है कि म्यूट माइक रखते हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन ना आए बार बार. ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं. तो आप लोग क्या करेंगे, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आई विल गिव यू सम टाइम, और आप अपने चैट बॉक्स में उसके आंसर लिखेंगे सो दैट आई कैन रीड इट. ठीक है, तो इस तरीके से मूव करते हैं. आप चैट बॉक्स में आंसर लिखते चले जाइएगा. आई विल गिव यू सम टाइम, और आप देखेंगे दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हम उसे सीखना शुरू करते हैं. तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपके लिए लिखता हूं. अभी भी किसी को कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन आई विल रिस्पॉन्ड टू यू फॉर 1-2 मिनट्स. और अमव गुप्ता ने जो मेरे से पूछा था IIT रुड़की स्टिल हैविंग MCA, so I already told him that no, IIT रुड़की is not having MCA now. यदि होता तो IIT रुड़की में आपको सारे सेनमैक्सियंस ही मिलते जैसे पहले मिला करते थे IIT रुड़की में. IIT रुड़की ने बंद कर दिया बिकॉज IIT बोर्ड का डिसीजन था कि IITs में MCAs नहीं होने चाहिए. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. सिंपल सी सिचुएशन बनाते हैं स्कूल डेज की. मैं आपको चॉइसेस दूंगा. देखिए ऑफलाइन में तो क्या होता है कि एक बहुत सिंपल सा आपको फंडा बताते हैं. जब मेरी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास होती है तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछ के आई राइट सम चॉइसेस ABCD, और जिस चॉइस पे मेजॉरिटी हाथ उठाती है 99% टाइम्स वो आंसर गलत निकलता है. क्योंकि आप अभी एक तरीके से सोच रहे हैं, जब आप उसे लॉजिकली सोचेंगे तब आपको चीजें सही आनी शुरू होंगी. बट 1-2 क्लास के बाद मेजॉरिटी ही सही क्वेश्चन, सही आंसर्स देना शुरू कर देती है. तो अभी भी हम ट्राई करते हैं. आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा जिससे मुझे आइडिया लगे, और एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर कैरियर. ओके, सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी चीज लेते हैं जो आपने स्कूल डेज में भी पढ़ी होगी. यूनिटरी मेथड्स होते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट कि हम कैसे गलत सोच सकते हैं. देखिए 40 आदमी, आप लिखिएगा 40 आदमी एक काम को 45 दिन में करते हैं. सपोज ये मेरी सिचुएशन है. 40 men do a piece of work in 45 days. 20 men will do that work in how many days? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मैं 2 चॉइसेस बनाऊंगा, आप चैट बॉक्स में चॉइसेस लिखिएगा. 40 आदमी एक काम को 45 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 45/40 into 20 ये पहली चॉइस है. 45 into 40/20. क्योंकि क्वांट भी आता है, लॉजिकल भी आता है, बट सबसे पहले ये तो देख लें कि आपके कॉन्सेप्ट्स आप किस तरीके से सोचते हैं. लिखिए आंसर, बिल्कुल ऑर्डिनरी सी प्रॉब्लम है. 40 आदमी एक काम को 45 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे?
आपने 10th 11th 12th में करा होगा. I have started getting answers. Sandeep is saying B, Piyush is saying B. All लोग भी आंसर दीजिए please. Everybody should respond. So I'm getting answers. I need more answers. और औरों के आंसर से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप अपना आंसर दीजिए. You just give your answer. You're not to be influenced. So till now only a few students have answered it. So I need more answers. It's a very ordinary problem, you know. और इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, खाली कॉमन सेंस यूज कीजिए. सॉल्व नहीं करना है, जस्ट यूज द कॉमन सेंस. आई एम स्टिल वेटिंग. और जिन्हें नहीं आ रहा वो नो आइडिया भी लिख सकते हैं, पता तो चले ना, आपका इंटरेक्शन आपको रखना चाहिए. चलिए मैं समझाना शुरू करता हूँ. इसको सोचना कैसे चाहिए था. आई एम हैप्पी दैट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर. स्कूल डेज में ज्यादातर को ये आंसर सही लगता था. हम क्या सोचते थे, राइट अपॉन लेफ्ट इनटू नीचे वाला. बट लॉजिकली क्यों गलत है. ये गया 45/2 डेज आ रहा है और ये आ रहा है 90 डेज. तो यहाँ फॉर्मूला मुझे याद है नहीं है, मैटर ही नहीं करता. मुझे खाली ये सोचना चाहिए कि यदि स्ट्रेंथ कम हो गई है काम करने वालों की, इफ देयर आर लेस मैन, इफ देयर आर जस्ट 20 मैन, 40 आदमी उस काम को 45 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी, यदि वर्कफोर्स कम हो गई है तो ऑब्वियसली टाइम टेकन विल बी लेस और मोर, ऑब्वियसली मोर, क्योंकि यदि वर्कफोर्स आधी हो गई है तो टाइम तो डबल लगेगा ही लगेगा. और डबल मुझे नहीं भी पता था, तो मुझे ये पता था कि ज्यादा लगेगा. तो ऑब्वियसली योर आंसर हैज टू बी 90. Okay, so this answer has to be 90. So majority, so जितने भी लोगों ने आंसर दिया उनमें से उन लोगों का अच्छा सही आंसर आया है. बट एक दो आंसर यदि गलत भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी. बट अब अप्रोच हमें ये नहीं रखने में मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है या नहीं आता, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें अभी. अब जैसे एक और हम एग्जांपल लिखते हैं. एन ओल्ड मैन हैज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल रुपीस, all of which he wants to divide equally among his own children. ओके और विदाउट फ्रैक्शन, मतलब इंटीजर में डिवाइड करना चाहता है पैसे, तो विदाउट फ्रैक्शन. सो व्हाट आई एम सेइंग कि कोई बुजुर्ग आदमी है, उस पे इतने रुपीस हैं. और फैक्टोरियल का आप मतलब जानते हैं, यदि मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं तो इसका मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. दैट इज द मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल. आई होप यू ऑल नो अबाउट इट. सो अमंग हिज चिल्ड्रन, देन एन में भी हमें बताना है कि उसके कितने बच्चे होंगे. देन एन में बी choices are 2, 6, 8, 9. तो एक बुजुर्ग आदमी है, उस पे इतने रुपीस हैं, 1 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक का सम, और ये सब अपने बच्चों में डिवाइड करना चाहता है. हमें ये बताना है कि उसके बच्चे कितने हो सकते हैं पॉसिबली. हाउ मेनी चिल्ड्रन ही मे हैव. अब एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं सारे फैक्टोरियल को निकालता. 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 12 होता है, इस तरह से. ओके 24 होता है. इस तरह से या तो मैं सारे फैक्टोरियल निकालूं, और 100 फैक्टोरियल इज वेरी बिग नंबर. मैं उसे निकालूं, सबको ऐड करूं, और फिर मैं इनमें से डिवाइड करके देखूं कि कौन सी चॉइस उसे डिवाइड कर रही है. तो आई डोंट थिंक एंट्रेंस में या किसी भी एग्जामिनेशन में उस अप्रोच से मैं इसे कर पाऊंगा. क्लासिकल अप्रोच तो ये थी ना कि मैं हर फैक्टोरियल निकालता, उन सबको जोड़ देता, मैं उन सारे फैक्टोरियल्स को मैं जोड़ता. ठीक है ना, हर फैक्टोरियल निकालता, उन फैक्टोरियल्स को मैं जोड़ देता, और फिर मैं नीचे से डिवाइड करके देखता कि कौन उसे डिवाइड कर रहा है. 2 कर रहा है, 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, या 9 कर रहा है. दैट वुड हैव बीन द आइडियल अप्रोच. बट वो तो पॉसिबल है नहीं वो आइडियल अप्रोच तो अडॉप्ट करना.
करिए, सब लोग करिए। फाइव फैक्टोरियल 120 है, 6 फैक्टोरियल 720 है, एंड सो ऑन। करिए करिए, और लोग करिए फटाफट। An old man is having this much of the money. He wants to distribute equally among his n children. Then n may be which one of the following: 2, 6, 8, 9. So I'll wait for just 1 or 2 more minutes and then I'll start solving it, or start telling you how to do this in the most logical manner. So anyone else willing to answer it? Okay, let me see how to do it. अब ये 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा। हमें सबको पता है शायद इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आर दोज व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इवन प्लस इवन इवन होता है, यदि दो इवन नंबर को जोड़ा जाए तो इवन नंबर होता है। इवन नंबर में यदि ऑड नंबर जोड़ा जाए तो ऑड नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे ऑड नंबर हो गए 1, 3, 5, 7, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स, और 2, 4, 6, 8, 10, these are all even numbers. I hope everybody knows about this. अब हमने देखा 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 का मल्टीपल है, इवन है। 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2, 2 का मल्टीपल है इसलिए इवन है। ये सारे नंबर इवन है। 100 फैक्टोरियल भी इवन है क्योंकि इन सब में 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब इवन नंबर्स का सम इवन हो गया। बट ये ऑड है, ऑड प्लस इवन ऑड है। इट मींस मेरा सम ऑड है, और मेरी चॉइसेस में ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये ऑड है, क्योंकि ऑड नंबर को खाली ऑड नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं। ऑड नंबर को इवन नंबर तो डिवाइड ही नहीं कर सकता। सो माय ऑब्वियस चॉइस शुड हैव बीन 9। ओके, बट अब सपोज एग्जामिनर वाज क्लेवर इनफ और वो आपको 2 ऑड चॉइसेस दे देता है। सपोज नेक्स्ट स्टेज पे करते हैं हम इसे। सपोज ही इज गिविंग मी 2 ऑड चॉइसेस, एक उसने 5 दे दी और एक 9 दे दी। अब बताइए क्या आंसर होगा। तो यदि 3 इवन चॉइस थी, एक ऑड चॉइस थी, तो हमने लॉजिकली देख लिया, ओके इट हैज टू बी द ऑड चॉइस बिकॉज द टोटल सम इज कमिंग आउट टू बी ऑड। बट नाउ सपोज ही इज गिविंग मी 2 ऑड चॉइसेस। अब डिसाइड कीजिए 5 और 9 में विच शुड बी द राइट आंसर। नाउ टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर, 5 और 9? करिए करिए, और लोग भी ट्राई कीजिए। Others should also try it. उसमें ये नहीं सोचना कि पहले आंसर 9 आ गया तो अब भी 9 होगा। ओके
तो ये जो कुछ क्लासेस रखी हैं आप लोगों के लिए, उसमें एक या दो क्लास एक्सक्लूसिव मैथ्स पे भी रखेंगे, बीच में दो थोड़ा थोड़ा लॉजिक करेंगे, बट एक्सक्लूसिवली मैथ्स पे रखेंगे, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आपको और सिखा सकें। अब इसको देखते हैं, कुछ आंसर आए हैं, देखते हैं। देखिए, अब मेरे को ये तो पता है आंसर इन दोनों में से कोई एक है, या तो 5 या 9 है, क्योंकि ये दोनों तो रूल आउट हो चुके हैं। इवन कैन नॉट बी माई आंसर। तो मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा सम है, दिस माई सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 9। ऑब्वियसली 5 से डिवाइड करना इजी है चेक करना, तो मैंने इसे लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स चला गया। अब यहां से यहां तक का पोर्शन तो मल्टीपल ऑफ 5 है, क्योंकि इसमें 5 है इंक्लूडेड। हर नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो खाली मुझे इतना सम निकाल के चेक करना चाहिए क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। 24 36 तो 32 और 33। 33 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 तो आंसर हो नहीं सकता। अब इसमें कुछ लोगों को शायद ये कंफ्यूजन हो कि जो 24 से 30, 33 is not a multiple of 5, so 5 cannot be the answer. So maybe some of you are having the doubt कि 33 तो 9 का मल्टीपल भी नहीं है, then why the answer is 9? तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 9 का मल्टीपल यदि आपको चेक करना है तो 1 से लेके 8 फैक्टोरियल तक को जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे का हर नंबर 9 का मल्टीपल है, उन्हें आप इग्नोर मारोगे। और आप चाहें तो अभी भी चेक कर सकते हैं, ये तो मल्टीपल है ही, आप इसका सम निकाल के देखिए, हर हालत में मल्टीपल ऑफ 9 होगा। तो एग्जामिनर चारों चॉइस भी और दे सकता है, बट नाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस। ठीक है ना? सो बी मोर लॉजिकल। तो जितना ज्यादा हम लॉजिकल रहेंगे उतनी चीजें हमें कंफर्टेबल लगेंगी और इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। सो दैट वाज अनदर एग्जांपल। चलिए भी सीरीज देते हैं आपको, सीरीज या एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। थोड़ा सा मैथ्स का टेस्ट रखना ही है अभी भी आज की क्लास में भी, क्योंकि मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट में टेंजेंट का मतलब क्या होता है। यदि ये सर्कल है मेरा और ये लाइन इसे टच कर रही है, देन इट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। ठीक है ना? आई होप एवरीबॉडी नोज इट, बट मैंने बना भी दिया, इट इज ए टेंजेंट। अब मेरा क्वेश्चन है, ए टेंजेंट touches a circle in how many points? It may seem to be a very obvious question. A tangent touches a circle in how many points? 1, 2, none. Only 3 choices I am writing here. मैंने ड्रॉ भी करी है, मैंने डायग्राम भी बनाई है, और साथ ही साथ मैंने बताया भी, a tangent is something which touches. So a tangent touches a circle in how many points? So you have your options 1, 2, none of these. So a bit of mathematics also, although whole of the logic is also maths. करिए, ट्राई कीजिए भाई। इट शुड बी एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन फॉर यू पीपल। So I'm waiting for your answers. I think it has to be an obvious one. इसमें तो कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, not to do anything. You have to just look at the figure and give me the answer. So I've got some answers, but I still need some more. और नॉलेज का फ्लो भी ना लैंग्वेज की तरह बनाइए, जैसे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, जैसे वो अपने आप निकलती है, उसी तरह आपकी नॉलेज अपने आप बाहर आनी चाहिए। वो हमें डेवलपमेंट करनी है अपने अंदर। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है।
देखिए, अब जब भी हम एक लाइन और एक सर्कल की बात करते हैं, मुझे आंसर्स देख के लग रहा है कि किन पोर्शंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड ऑब्वियसली वी आर देयर फॉर दैट बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक पोर्शन। अब आप में से ज्यादातर लोग ने इसको आंसर 1 दिया क्योंकि यहाँ पे 1 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बट यदि हम एक लाइन और एक सर्कल के रिलेशंस बनाएं तो सर्कल और लाइन ऐसे भी बन सकती है, सर्कल और लाइन ऐसे भी बन सकती है। जो जनरल वे में लोग बोलते हैं वो बोलते हैं यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 0 पॉइंट है। यदि हम जनरल बात करें, खाली डायग्राम देख के हमने बताया, कोऑर्डिनेट काफी लोगों को प्रॉब्लम देती है। कोऑर्डिनेट क्यों वीक लगती है काफी लोगों को? क्योंकि कई बार जो दिखाई देता है वो होता नहीं है आंसर। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन में 1 होना चाहिए, दूसरे में 2 होना चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं भाई, और तीसरे में कटिंग ही नहीं दिखाई दे रही तो कहेंगे किसी पॉइंट में कट नहीं कर रहा। तो इसलिए सैंडमैक्स में मैंने क्या अडॉप्ट करा है शुरू से फॉर लास्ट 25-30 ईयर्स कि हम कोऑर्डिनेट को करते हैं अलजेब्रा के सपोर्ट से, जिससे वो इजी लगे। सर्कल है x² + y² = a², सबको आती होगी ये इक्वेशन। और लाइन है, लाइन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, y = mx + c। टच करना या कट करना बेसिकली इंटरसेक्शन, की लाइन सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। चाहे उसे टचिंग कह लो, चाहे कटिंग कह लो, वट एवर यू कॉल इट। तो टच इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए कट, बट है तो कट ही। जब आप टच की बात करते हैं तो टच इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए कट। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन करना चाहते हैं तो आपने इसे यहाँ पे उठा के यहाँ रखा, तो ये हो गया x² + mx + c² = a²। 1 + m² x² + 2 mcx + c² - a² is 0। बिल्कुल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स, which I hope you all know it is a quadratic equation. Quadratic equation means second degree equation. It is a second degree equation, and I think you should know that second degree equation is always having 2 roots. वो रूट्स हो सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वाड्रेटिक सबने पढ़ी है स्कूल डेज में, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हो सकते हैं रियल एंड आइडेंटिकल, एंड रूट्स हो सकते हैं इमेजिनरी। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है ये मुझे लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन दे रहा है जो क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब यहां से मुझे पता चलता है कि एक लाइन एक सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि 2 रूट्स हैं। एक लाइन एक सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट में कट करती है, बट उन 2 पॉइंट का नेचर अलग अलग हो सकता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट ये वाला केस, रियल एंड आइडेंटिकल ये वाला केस। 2 टिक लगा देते हैं इस पे जिससे आइडेंटिफाई कर सकें। 2 टिक, ये सिंगल टिक, ये वाला हो गया। और इमेजिनरी ये 3 टिक, ये वाला केस। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट। और इसलिए कुछ लोगों को कोऑर्डिनेट मुश्किल लगता है, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट को अलजेब्रा का सपोर्ट देके पढ़ाएं, जिससे लोगों को इजी रहे। तो अब आपके हिसाब से अब आपको दिख ही रहा है कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 12 नंबर आप लूज करते हैं निमसेट में, 12 नंबर लूज करते हैं और साथ ही साथ 3 नंबर नेगेटिव मार्किंग में देते हैं। इट मींस ए लॉस ऑफ 15 मार्क्स। So that's why it is very important to learn the things thoroughly with the actual meaning. किसी को भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख सकता है मेरे से। Anybody having any doubt मुझे पूछिए, ठीक है ना। इट्स सो ऑब्वियस, एक लाइन, क्योंकि सर्कल इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। सिंस द सर्कल इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो इसलिए हमेशा एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में ही काटेगी। हम 2 पॉइंट का नेचर अलग अलग है। और यहाँ पे एग्जामिनर काउंटिंग करवा रहा था, हाउ मेनी पॉइंट्स, मींस ही वाज आस्किंग अस टू काउंटिंग। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए काउंटिंग और नेचर में अलग अलग होता है। काउंटिंग और नेचर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। काउंटिंग हमेशा 2 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। काउंटिंग 2 है, रियल एंड आइडेंटिकल। मैं बना भी देता हूं साथ साथ। और काउंटिंग 2 है, इमेजिनरी। इट्स सो ऑब्वियस। अब आप देखिए कितना इजी है ये कॉन्सेप्ट। तो सारे साल ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को चीजों को रिलेट करेंगे। किसी को कंफ्यूजन है कैन आस्क मी, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। अनम्यूट नहीं करवा सकता क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी सब लोगों को, तो पीछे की आवाज भी आने लग जाती है जहां आप बैठ के अटेंड कर रहे होते हैं क्लासेस। कम से कम जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था वो लोग यस करके चैट में कर दें कि नाउ दे गेट इट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग।
तो मुझे क्लियर रहेगा कि आपको समझ आ गया है। जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर है ना? गुड पीयूष। सो and coordinate is also very interesting, but you'll have to change the style a bit. चलिए आगे करते हैं. So that was about a tangent touches a circle in 2 points always. But if somebody is asking what is the nature of these points, sir, I'll simply say, okay, they are real and identical. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आगे. We'll do a lot of such questions. तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है वो देख सकते हैं कि शुरू में हमने डिस्कशन करा साइकोलॉजिकल लाइक मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, फिर हमने क्वेश्चंस करने शुरू करे हैं. और फिर मैं एक लॉजिक का क्वेश्चन देता हूं. आप उसे मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं. अब एक पहले सिचुएशन समझिए कि सिचुएशन क्या है. कि जैसे सपोज कोई क्राइम हो जाता है कहीं पे और उसके 4 सस्पेक्ट्स हैं. वो चारों सस्पेक्ट पुलिस को अपनी अपनी बात बता रहे हैं. ये कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज करते हैं हम. इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर जब बनाते हैं ना, तो इस तरह के पजल्स को बहुत यूज करते हैं. तो वही हमारे एंट्रेंसेस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि मैथ्स की, कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड होने की वजह से, और ऑपरेशन सच लाइक मोर ऑफ लॉजिक्स, तो वो बैकग्राउंड होने से इन चीजों को रिलेट कर पाना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है. और वही एडवांटेज है इस चीज का. तो 4 सस्पेक्ट हैं क्राइम के, जो पुलिस को अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं. वो बता रहे हैं अपने बारे में कि मैंने करी, चोरी नहीं करी, या किसने करी किसने नहीं करी. और हमें ये बता दिया जाता है कि इनमें से खाली एक आदमी सच बोल रहा है. हम ये नहीं बता रहे कि कौन सच बोल रहा है. हम ये कह रहे हैं एक आदमी सच बोल रहा है. आपको बताना है इस डाटा के बेसिस पे कि क्राइम करा किसने है. सो आई एम राइटिंग माई प्रॉब्लम, आप भी साथ साथ कॉपी कीजिए. बिल्कुल आप यही फील कीजिए कि जैसे आप क्लास में बैठे हैं और आप इंडिविजुअली मेरे से पढ़ रहे हैं. बाद में हम डाउट क्लासेस भी रखते हैं इसी तरह. 4 सस्पेक्ट्स ऑफ ए क्राइम मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 4 suspects of a crime made the following statements to the police. Okay. First person is Aman. He says Chetan did it. मतलब चेतन चोर है. Second person is Bharat. He says I did not do it. I did not do it. Third person is Chetan. He says Deepak did it. तो आदमी या तो अपने आप को बचा रहा है या दूसरे पे एलिगेशन लगा रहा है. और चौथा है दीपक. दीपक कहता है चेतन लाइड when he said I did it. ठीक है ना. तो ये चारों लोगों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी. मैं एक बार ही बोल देता हूँ हिंदी में भी, वैसे तो हिंदी है सारी. अमन कह रहा है चेतन चोर है. भरत कह रहा है मैं चोर नहीं हूं. चेतन कह रहा है दीपक चोर है. और दीपक कह रहा है चेतन झूठ बोल रहा है जब वो कहता है कि मैं चोर. अब इसके आगे एग्जामिनर कहता है गिवन दैट एग्जैक्टली one of the 4 statements is true. The crime is committed by whom? ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट एक्चुअली आई वांट crime is committed by whom? And I'm giving you the choices. First is Aman, second is Bharat, जैसे हमने लिखा है. और अब देखिए लॉजिक में नाम लिखने की भी सेंस क्या है. ए से अमन, बी से भरत, सी से चेतन, ए बी सी डी को ही कर दिया हमने, डी से दीपक. ठीक है ना. इट्स सो लॉजिकल. ये 4 लोग हैं. चलिए टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू दिस. आप में से कुछ लोग पहले लॉजिक वाले क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दे रहे थे और अच्छे दे रहे थे, तो आई एक्सपेक्ट कि इसका भी देंगे. करिए से. 4 सस्पेक्ट्स ऑफ ए क्राइम मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू द पुलिस. करिए, ट्राई कीजिए और एंजॉय करते हुए ट्राई कीजिए. ओके.
Given that exactly one of the four statements is true, the crime is committed by whom? Aman, Bharat, Chetan, Deepak. तो सकता है आप में से काफी लोगों ने एक्सपेक्ट करा हो कि बस सर आएंगे और मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देंगे या प्रॉब्लम उठा लेंगे निमसेट की, वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे. दैट इज नॉट द वे टू start with the things. It is to be done in a proper way with a proper strategy. और वो निमसेट तो करना ही है सारे साल प्रॉब्लम्स इन्हीं के बेसिस पे. What's the answer? Deepak or Chetan? Good. Keep on giving me the answers. अभी तक आंसर आ रहा है, एक ने दीपक बोला है और ने चेतन बोला है. अभी और वेट करते हैं. Let me wait for others. But classes should be very interactive, you know. आप रिस्पॉन्ड करते रहिए लगातार. चेतन अभी तक मेजोरिटी में आंसर आया है. और लोग भी करिए. इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन. और जब आप प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो जब एचआर इंटरव्यूज होता है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, अभी एक आंसर आया जिसने भरत का है, तो इसमें मैं कहूंगा ये नहीं सोचना है कि भरत कह रहा है मैं चोर नहीं हूं इसलिए जो चोर होता है वो कहता है मैं चोर नहीं हूं. ऐसे नहीं सोचना है. ओके, लॉजिकली सोचना है. काफी कुछ हम जनरली कहते हैं ना कि जो आदमी कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूं वही चोर है, वो अप्रोच नहीं सोचनी है इसमें. I'm waiting for some more answers. ओके, चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं. जब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, हम आगे के लेक्चर्स में भी इस तरह के एग्जाम्पल देंगे. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर्स में, अजम्पशन कॉन्ट्रडिक्शन. आप एक चीज, आप कुछ एज्यूम करते हैं और यदि वो अजम्पशन कोई कॉन्ट्रडिक्शन दे देता है तो हम कह देते हैं दैट अजम्पशन इज नॉट ए वैलिड अजम्पशन. तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस में वो ही अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी चाहिए. ठीक है ना. सो अजम्पशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन की अप्रोच हम अडॉप्ट करेंगे. बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में. तो सबसे पहले मैं ये एज्यूम करूंगा अमन चोर है. आई मेक एन अजम्पशन दैट अमन इज द क्रिमिनल. और फिर मैं इन चारों स्टेटमेंट्स को चेक करूंगा कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कितनी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. सो अंडर द अजम्पशन दैट अमन इज द क्रिमिनल, अब मैंने मान रखा है कि अमन क्रिमिनल है. अमन कह रहा है चेतन चोर है, तो ऑब्वियसली अमन झूठ बोल रहा है. भरत कह रहा है मैं चोर नहीं हूं. सेकंड स्टेटमेंट, भरत कह रहा है मैं चोर नहीं हूं, और हम एज्यूम कर चुके हैं कि अमन है, तो ऑब्वियसली भरत सही कह रहा है, ट्रू. चेतन कह रहा है दीपक चोर है, बट हम मान चुके हैं अमन चोर है, तो इसका मतलब चेतन भी गलत बोल रहा है. और दीपक कह रहा है कि चेतन गलत बोल रहा है. बस इतना ही पढ़िए, चेतन लाइट जो मैंने मार्क कर रहा हूं, तो इसका मतलब दीपक ट्रू बोल रहा है. तो एक ट्रू यहां, एक ट्रू यहां, बट खाली एक ही ट्रू मुझे अलाउड है. इसका मतलब माई अजम्पशन लीड्स टू ए कॉन्ट्रडिक्शन एंड हेंस दिस इज नॉट ए वैलिड अजम्पशन. मैं दोबारा से समझा देता हूं मैं क्या कह रहा हूं. मैंने एक सिंपल फिलॉसफी यूज करी कंप्यूटर साइंस की, अजम्पशन डिनायल. मैंने अमन को एज्यूम करा क्रिमिनल है और हर स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी शुरू करी. अमन कह रहा है चेतन चोर है, हम मान चुके हैं अमन चोर है, तो इसका मतलब अमन झूठ बोल रहा है. भरत कह रहा है मैं चोर नहीं हूं, हम मानते हैं कि अमन चोर है, तो भरत सही कह रहा है. चेतन कह रहा है दीपक चोर है, बट हम जानते हैं अमन चोर है, तो चेतन झूठ बोल रहा है. और दीपक यही कह रहा था चेतन झूठ बोल रहा है, इसका मतलब दीपक सच बोल रहा है. दो सच दो झूठ, बट आई एम अलाउड ओनली वन सच. I am allowed only one such. So my assumption leads to a contradiction. So Aman is not a criminal. इसका मतलब अमन तो क्रिमिनल है नहीं.
पहली चॉइस गलत। सो अमन इज नॉट द क्रिमिनल। अब हमने माना भरत को, अब हम भरत को मान रहे हैं, सेम लॉजिक विल अप्लाई। अमन कहता है चेतन चोर है, गलत कहता है। भरत कहता है मैं चोर नहीं हूं, गलत कहता है। चेतन कहता है दीपक चोर है, गलत कहता है। और दीपक कहता है चेतन झूठ बोल रहा है, सही कहता है। अब आप देखिए, खाली एक स्टेटमेंट ट्रू आई है और मुझे एक ही स्टेटमेंट ट्रू अलाउड थी। इसका मतलब मेरी ये assumption मुझे कोई डिनाइल नहीं दे रही। इट मीन्स दिस इज द वैलिड assumption, तो मैं इमीडिएटली भरत कह दूंगा। बट कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा ही डाउट रहता है कि हो सकता है सर चेतन में भी एक ही स्टेटमेंट सही हो जाए, तो आप मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। भरत यदि निकल चुका है, भरत की स्टेटमेंट में एक ट्रू आई है तो और में आएगी नहीं। यदि हम चाहें तो एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं आपको बस। बट एग्जामिनेशन में जहां आपका आंसर आ गया, आपको उसके आगे की चॉइसेस कंसीडर नहीं करनी है। देयर विल जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो थोड़ी देर के लिए चेतन मान लेते हैं, जस्ट टू रीचेक, बट एग्जाम में नहीं करेंगे। अमन कह रहा है चेतन चोर है, सही कह रहा है। भरत कह रहा है मैं चोर नहीं हूं, सही कह रहा है। दो तो यही आ गई सही, और दो सही मुझे अलाउड नहीं थी। गॉट इट? Anybody having any doubt, ask me. So if you need, I can repeat it. But किसी को डाउट है तो मुझे मेंशन कीजिए फटाफट, then I'll write another problem. So it seems कि सबको क्लियर है, ठीक है, गुड। अब एक छोटी सी सीरीज बनाते हैं, और मेरे को लगता है कि आप लोग इसे आंसर दे पाएंगे बड़े आराम से। मिसिंग टर्म्स की सीरीज बहुत आती है, CUET का जो कंबाइंड है उसमें तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है उन्होंने सिलेबस में, मिसिंग टर्म सीरीज। वो सिलेबस भी थोड़े दिन में आप लोगों के पास जाएंगे, सारे के सारे, सारी पोस्टिंग्स होती रहेंगी आप लोगों को। अब एक सीरीज है ये वाली, इट टर्म इज मिसिंग। बहुत अच्छी सीरीज है, निमसेट में आ भी चुकी है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे उन्हें इसका आइडिया भी हो सकता है, शायद बाद में हम भी भेजेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ। बट इसमें कुछ लोगों को आइडिया लग भी सकता है। बट अच्छी सीरीज है और एक्चुअल सीरीज है। यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। So let me check some answers. Okay. Okay. Try कीजिए। It's a very interesting series. And I will do a large number of series with you. होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मुश्किल सीरीज आ गई, मतलब हम क्लास में करते हैं तो हम कि स्टूडेंट अपने आप कैसे सोचेगा, तो आपको सोचना चाहिए ट्रेनिंग ही आपको उस चीज की मिल रही है। और कोच तो सबको ही चाहिए थे, चाहे वो सौरभ गांगुली था, चाहे वो तेंदुलकर था, या कोई भी था, कोच तो सबको ही चाहिए। सब किसी को अपनी आप चीजें नहीं आती हैं कि स्टेज से ज्यादा। तो दिमाग में ये नहीं लाना है आपने कि आप कैसे सोचेंगे इस चीज को। आप इस तरह से ट्रेन करे जाएंगे, जब आप पे इतने सारे थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएंगे कि सीरीज को कैसे हम सोच सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे। बट इट टेक सम टाइम। मिरेकल्स नहीं होते हैं, जादू नहीं होता है कि आप आज ही सबको सोचना शुरू कर देंगे। आंसर आर पोरिंग इन, आंसर आ रहे हैं, बट आई एम लुकिंग एट इट। और लोग भी कीजिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट लीजिए, इन्वॉल्व करिए अपने आप को। तो लर्निंग शुड बी ए फन। जो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग, मतलब जो हमें ग्रोथ देती है और फ्यूचर देती है, उसी में ज्यादातर टाइम हम लोग महसूस करते हैं कि हम, मतलब लाइक, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग, सो वी शुड हैव लॉट ऑफ फन इन व्हाइल डूइंग ऑल दिस। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स। ओके, इट मीन्स यू ऑल आर वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आंसर्स आ रहे हैं बीच बीच में। इट मीन्स यू पीपल आर ट्राइंग।
So I'll wait for 1 minute more. चलिए, अभी तक जो आंसर्स आए हैं उसके बेसिस पे ज्यादातर ने क्या सोचा है, टी 2 बार ही आया है, एफ 2 बार ही आया है, एस 2 बार ही आया है, तो ई भी 2 बार ही आना चाहिए। बट उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा कि ओ तो 1 बार ही आ रहा है। मतलब किस तरह से लॉजिक सोचना चाहिए। मतलब काफी हम अलग अलग बुक्स जब लेते हैं, मार्केट में भरी पड़ी है बुक्स लॉजिक की, उसमें किसी भी लॉजिक से मतलब किसी भी तरीके से आंसर लिख दिया जाता है, बट लॉजिक के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लॉजिक एस्टेब्लिश करा जाता है। एस्टेब्लिश का मतलब है आपने एक थॉट ली, आपने कुछ सोचा, फिर आप उसे वेरीफाई करते हैं, और जब वो वेरीफाई हो जाता है तब आप खाली उसे अप्लाई करते हैं। इन 3 स्टेप से जो लॉजिक बनता है, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लॉजिक। और लॉजिक कभी भी गलत या सही नहीं होता, बिकॉज लॉजिक इज माई थॉट। थॉट गलत या सही नहीं होती है, थॉट वीक या स्ट्रांग होती है। इफ इट इज ए वीक थॉट वी रिजेक्ट इट, इफ इट इज ए स्ट्रांग थॉट वी एक्सेप्ट इट। और वीक थॉट कौन सी होती है? वीक थॉट वो होती है जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं, ज्यादा डाउट रेज हो सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन आ सकता है। सबको क्लियर है? तो लॉजिक, वी शुड नेवर से लॉजिक इज रॉन्ग, वी शुड से लॉजिक इज वीक। कि इसमें कोई कंफ्यूजन है यार, कोई डाउट है। अब जैसे, अब इसलिए मुझे ये डाउट आया कि उसने ओ जब सिंगल था, तो इसका मतलब आपने ओ को छोड़ के सीरीज डील करी। बट दिस इज नॉट द वे ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वीकनेस आई गई, तो इसलिए ई में मुझे डाउट आ गया। ठीक है ना? हमेशा लॉजिक में हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रेंथ आ जाए। स्ट्रेंथ मतलब जिसपे कम से कम डाउट उठ जाए। मतलब जैसे जैसे आपने स्टेटमेंट बोली, ही मे बी इंटेलिजेंट, एक स्टेटमेंट ये है, ही मे बी इंटेलिजेंट, और दूसरी है ही इज इंटेलिजेंट। यदि मैं ये लिख देता हूँ ही मे बी इंटेलिजेंट, इट मींस आई हैव माय डाउट्स। इट मींस मैं स्ट्रेंथ के साथ नहीं कह पा रहा कि दैट मैन इज इंटेलिजेंट। इट मींस दैट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट एंड इट विल गो। ये ऐसे सोचना चाहिए। जब भी आप थॉट लगाएं और आपको मे और मे नॉट भी आना शुरू हो जाए ना लैंग्वेज में, तो आप कहते हो मे और मे नॉट आने का मतलब है ये लॉजिक वीक है, ये नहीं चलेगा भाई। अब मैं दिखाता हूं कि करा क्या गया है इस सीरीज के अंदर। ओके, बहुत ही सिंपल। 1 2 3, बस गिनती लिखी गई है इंग्लिश में और पहला लेटर उठा लिया गया है। So obviously next has to be 9 and उठना चाहिए था आंसर। It is such an interesting series. It is such an interesting series. 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। Okay, got it. It's such an interesting thing and it was the actual series in IMSET 4 5। तो ये ही अलग अलग थॉट हम सीखेंगे कि किस तरीके से चीजों को सोचना है, that it becomes more logical. Anybody having any doubt, just ask me. Good. एक और करते हैं आपके लिए सीरीज। अब अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी एबल टू डू इट। एक सीरीज और बनाते हैं। It's again a very good series, very good concept. Okay. तो 3 स्टेप्स याद रखिएगा लॉजिक के हमेशा। लॉजिक भी ये नहीं होता कि क्वांट की कोई बुक उठाई हमने या एनालिटिकल रीजनिंग के और उसे रख लिया। 1 7 1 2 5 3 7 4 and a term is missing. अब मैंने इंग्लिश में सीरीज लिख दी है। 1 7 1 2 6 4 2 5 3 7 4 and a term is missing. But I am missing them. I'm not giving you choices this time. चॉइस चाहिए तो दे भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है चॉइस देने में।
6, 5, 3, none. These are my 4 choices. खरी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, पहला चॉइस आ गया. और लोग आंसर कीजिए. I'm waiting for more answers. So waiting for some time for your responses, and then I'll proceed with the solution. Okay. Just 1 or 2 more answers I need. चलिए करते हैं अब. देखिए इसमें यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमने देखा 1 2 बारी आया, 7 भी 2 बारी आया, 2 भी 2 बारी आया, 6 एक बारी आया, एंड 4 भी 2 बारी आया, 5 एक बारी आया, और 3 एक बारी आया. तो यही मैंने 3 चॉइस बना दी 6, 5, 3, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि रिपीटिशन हो रही है, तो नंबर शुड रिपीट. तो पहला स्टेप तो ये हो गया, पहला लॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट ये हुआ दैट देयर इज ए रिपीटिशन. अब लेकिन हमें एक चीज दिखाई दी कि ये 1 तो बहुत जल्दी पास आ गया, एकदम रिपीट कर गया, जबकि यदि हम देखें तो 7 बहुत लेट आया, रिपीट होकर यहां से गया, फिर यहां आके यहां आया. इसका मतलब इनके बीच का गैप बढ़े चले जा रहा है. 2 के बीच में भी गैप ज्यादा है, ठीक है ना, गैप बढ़ता चला जा रहा है. तो फिर इसका मतलब हमें और लॉजिक सोचना पड़ेगा. इट नॉट जस्ट द रिपीटिशन बट इट इज समथिंग मोर देन दैट. अब हमने देखा 1 है, 1 की वैल्यू क्या है, 1 है. तो अब हमने लॉजिक क्या देखा कि 1 ये है, इसने एक को बीच में छोड़ा और रिपीट कर गया. तो हमें लॉजिक सोचने को मिला कि ये जो हमने नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू के बराबर बीच में प्लेसेस को हमें स्किप करना चाहिए. ये हमने एस्टेब्लिश करा. अब हमें वेरीफाई करना है. नाउ आई नीड टू वेरीफाई. वेरीफाई के लिए मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं. यहाँ वेरीफाई करना है मुझे एस्टेब्लिश तो हो गया, बट बिना वेरिफिकेशन कैन नॉट आंसर. तो 7 पे मैंने वेरीफाई करा. इसका मतलब सेम लॉजिक सही हुआ. तो 7 रिपीट होना चाहिए 7 प्लेसेस के बाद. 1 2 3 4 5 6
7 और आगे 7, तो लॉजिक वेरीफाई भी हो गया। तो सबसे पहले हमने एस्टेब्लिश करा, हमने कुछ सोचा कि कोई भी नंबर रिपीट करता है उतनी बारी बीच में प्लेसेस स्किप करने के बाद। तो 1 से हमने वो एस्टेब्लिश करा, 7 से हमने वेरीफाई करा, अब हम अपने पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमने 6 से देखना शुरू करा, ये 6 मैंने मार्क करा, ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह छूट गई, तो इसका मतलब ये जगह इज मेंट फॉर व्हाट, 6, सो दिस स्पेस इज मेंट फॉर 6। तो इसका मतलब इसमें दो लॉजिक हमने लगाए, एक देयर इज अ रिपीटिशन एंड सेकंड देयर इज अ रीजन फॉर रिपीटिशन, देयर इज अ पैटर्न ऑफ रिपीटिशन, तो रिपीट उतने ही प्लेसेस को स्किप करने के बाद होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी। एंड देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन टुडे। we'll do more things tomorrow, more things tomorrow, it'll be the same time using the same link। 6:30 शुरू करेंगे, सेम लिंक की यूज कीजिएगा जो आपके पास लिंक आ जाए। ठीक है, सो नाउ आई एम डूइंग अनदर एग्जांपल। अब इसमें अब जैसे कई जगह कैलेंडर एंड क्लॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 मार्क्स का लॉजिक है, 240 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सीयूईटी में भी लॉजिक काफी ज्यादा आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ही हमें चलना है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ क्या मतलब है क्या है, फिर मैं समझाऊंगा। एट दिस मोमेंट, इट इज फ्रॉम क्लॉक, एट दिस मोमेंट, बट बहुत इजी है यदि आप ढंग से सोचे तो। एट दिस मोमेंट इट इज 9 PM। What is the time 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 2 hours later? At this moment, it is 9 PM. What is the time these many hours later? I'm obviously giving you choices: 8 PM, 12 AM, 1 PM, none of these. So, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस समय रात के 9 बजे हैं, इतने घंटे के बाद क्या टाइम आएगा? इस समय 9 बजे हैं, इतने घंटे के बाद टाइम क्या आएगा? That is what they want. It's a very good question. At this moment, it is 9 PM. What is the time these many hours later? चलिए ट्राई कीजिए। I am waiting. इसी तरह कैलेंडर्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, या कई बार क्या होता है कोई डेट दे देते हैं, जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 पूछ लिया एग्जाम में कि कौन सा डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे। सो दैट आई विल आल्सो डू इन सम अदर क्लास। दैट कॉन्सेप्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल अलाउड नहीं है, नहीं तो मोबाइल में दिख जाता हमें एग्जाम में, बट एग्जाम में मोबाइल से नॉट में अलाउड अलाउड। सो हमें कोई टेक्निक सीखनी पड़ेगी जिससे हम 1 मिनट के अंदर उसे आंसर कर सकें। So I'll do that in some other class.
Okay, one answer is 1 a.m. One answer has come. I need more answers. निमसेट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और गलत करते हैं तो 1.5 मार्क्स जाते हैं, मतलब 7.5 नंबर का नुकसान। और 7.5 में तो रैंक डिसाइड हो जाता है। करिए प्लीज जल्दी। At this moment, it is 9 p.m. What is the time after these many hours? Okay. So got the correction, but in entrances, corrections are not allowed. मतलब अलाउड है, आप चेंज कर सकते हैं चॉइस, बट नॉर्मली हम वहाँ रीथिंक नहीं करते हैं, वहाँ वेट नहीं करते हैं क्वेश्चन को रीथिंक करने की, हम मूव करते चले जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। यहाँ तो मैं वेट कर रहा हूँ, इसलिए आप रीथिंक कर रहे हैं। ट्वेल्व, ओके। जस्ट वन मोर मिनट एंड देन आई विल सॉल्व इट एंड दैट विल फिनिश टुडेस क्लास। उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो किसी को तो आप रहिएगा, जिन्हें डाउट नहीं है वो एग्जिट कर जाएंगे उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिन्हें डाउट है, या सब भी रह सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सा, अब ये तो बहुत क्लियर है मुझे कि इतना बड़ा कैसे देखेंगे यार, सच ए लॉन्ग पीरियड, बट फिर एकदम से मुझे स्ट्राइक करना चाहिए एग्जाम में कि टाइम रिपीट्स आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद सेम टाइम आता है। यदि अभी रात के 9 बजे हैं तो कल रात को 9 बजेंगे, कल सुबह भी 9 बजेंगे, बट वो सुबह के 9 होंगे, तो उसे हम रिपीट नहीं मानते हैं टाइम, वो एम हो गया, अभी पीएम है। तो यदि इस समय रात के 9 बजे हैं तो मुझे पता है 24 घंटे के बाद, या 48 घंटे के बाद, या 240 घंटे के बाद, या 2400 घंटे के बाद, या 24,000 घंटों के बाद, या 24 लाख घंटों के बाद सेम टाइम होगा। तो इसका मतलब मुझे खाली इसे 24 का मल्टीपल बनाना है, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से 8 जोड़ दूं इसमें। 8 और 2 10, 0, 1 आगे चला गया, बढ़ते 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 आपने देखा ये 24 का मल्टीपल आ गया। सच एन इजी थिंग कि मेरे को खाली, मैंने बेसिक यूज करा कि 24 घंटे के बाद टाइम अपने आप को रिपीट करता है। और ये मुझे दिखा रहा है 2 3 9 9 9, तो मुझे एकदम लगता है कि किसी तरह से 1 का कैरी इस पे यदि आ गया, तो यदि इस पे 1 का कैरी आ गया तो ये 1 का कैरी यहाँ चला जाएगा और ये 24 का मल्टीपल हो जाएगा, और 1 का कैरी लाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसके लिए मैं 8 जोड़ दूंगा। तो मैंने इसमें 8 जोड़ा, इसका मतलब यदि वो और 8 घंटे बाद पूछता तो 9 बजे होते। आफ्टर 8 आवर्स इट वुड बी 9। ठीक है ना, मतलब इस टाइम में और 8 घंटे वो जोड़ देता तब 9 बजे होते, बट उसने 8 घंटे नहीं जोड़े। इसका मतलब वो 9 बजे से 8 घंटे पहले का टाइम पूछ रहा है, और 9 बजे से 8 घंटे पहले का टाइम हो गया 1 PM, सो इट हैज टू बी 1 PM। अब वो देखिए, हार्डली 1 सेकेंड, हार्डली 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, कि खाली बेसिक प्रिंसिपल हमने यूज करा कि 24 के मल्टीपल के बाद ये रिपीट हो जाएगा। 24 के मल्टीपल के बाद ये रिपीट होगा, दैट वाज द ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है ना, 24 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे इसमें 8 ऐड करना पड़ा। इसका मतलब और 8 घंटे बाद यदि वो मेरे से पूछता तो 9 ही बजे होते, बट उसने 8 घंटे बाद नहीं पूछा, 8 घंटे कम टाइम में पूछा, तो ऑब्वियसली इट विल बी 9 PM - 8, दैट इज 1 PM। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कैन आस्क मी, प्लीज आस्क मी फास्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। और समझ आ गया, देन रिस्पॉन्ड टू इट दैट यू गॉट इट। जितना इंटरेक्टिव रखेंगे उतना आपको एडवांटेज होना है इन लेक्चर्स का। ठीक है ना, 1 person has joined just now, but now the lecture is towards its end. Okay, I'll repeat it again. Somebody is asking me to explain it again. देखिए, ये
क्लियर है कि 24 घंटे के बाद टाइम रिपीट करता है। 24 घंटे का मतलब है 24 के मल्टीपल के, चाहे वो 2400 हो, 24,000 हो, 24 लाख हो, 24 करोड़ हो, आपको सेम टाइम मिलेगा। और इसको 24 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे खाली जो कमी थी वो जोड़नी थी, 8 मैंने इसमें ऐड कर दिया अपनी तरफ से। जैसे मैंने 8 जोड़ा, 8 और 2 10, 0 1 आगे चला गया, 1 का कैरी आगे आ गया, 9 और 1 10, 0 1 आगे चला गया। ऐसे कैरी होते होते सब बीच के सारे पोर्शंस 0 बन गए, और इसने फाइनली कैरी यहां दे दिया 3 को, ये 4 बन गया, 2 ऐसे के ऐसे नीचे उतर गया। तो इसका मतलब ये 24 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब जितने टाइम बाद वो पूछ रहा था, उसमें और यदि मैं 8 जोड़ देता, then it would have been the same time। ठीक है ना? तो बट मैंने, उसने 8 नहीं ऐड करा, मैंने ऐड करा, तो मुझे जो आंसर आ रहा है उसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 8 माइनस करा, इट कम्स आउट टू बी 1। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन टुडे। कल की क्लास आपको बताई दी गई है, मैं इसे अभी खत्म करूंगा लेक्चर को, एंड यू कैन जॉइन मी एट द सेम टाइम टुमारो। So all the best. Anybody wants to talk to me can wait.